आज की वीडियो हम लोग करंट अफेयर में चर्चा करेंगे। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC। तो कैसे होगा, जैसे मैं आपको बता रहा था, ये स्टार्ट होगा यहाँ से, मुंबई से UAE जाएगा समुद्र के माध्यम से, फिर ये अरब से होते हुए यूरोप जाएगा। तो कौन कौन सी कंट्रियाँ होंगी? मुंबई से जाएगा, फिर यहाँ पे जबेल अली एरिया पड़ेगा, फिर उसके बाद जबेल अली इसका पूरा एरिया चल रहा है, फिर ये है हरदा सऊदी अरेबिया का, फिर ये रियाद, ये सब अपनी ज़मीनें दी हैं जाने के लिए जहाँ से व्यापार हो सकता है, सामान इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा यहाँ से, ठीक है। फिर यहाँ पे मतलब ये कोई टैक्स नहीं लेंगे या टैक्स में कमी रखेंगे, ठीक है, इसका मतलब यही होता है, सहमति बनती है। तो अब यहाँ पे क्या है कि हरदा, फिर उसके बाद अल हदीथा, ये रियाद है, अल हदीथा ये है, फिर हाफिया इजराइल दे रहा है इनको, किसको? भारत को, फिर ग्रीक दे रहा है, ठीक है। ये गलियारा बन रहा है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इससे क्या होगा कि भारत के जो सामान होंगे इंपोर्ट होंगे या बाहर से जो सामान आएंगे यूरोप से, वो इस रास्ते से आएंगे। इन लोग को भी फायदा होगा लेकिन कम टैक्स देना होगा, इससे बहुत खर्चा बहुत पड़ता है। अब देखते हैं इसका मैटर क्या है। G20 शिखर सम्मेलन में भारत मध्य पूर्व यूरोप, देखिए यूरोप का पूर्वी भाग पड़ रहा है ना, पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर समझौता किया गया, G20 में ही किया गया है। इस समझौते पर भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने हस्ताक्षर किए। क्या भैया, आपको हम जगह दे रहे हैं, ठीक है। IMEC में रेल मार्ग, जहाज, रेल पारागमन नेटवर्क, सड़क सुरक्षा और समुद्र तथा सड़क परिवहन मार्ग नेटवर्क शामिल होंगे। कौन कौन से शामिल होंगे? रेल मार्ग भी होगा, मुंबई से जाएगा, जहाज भी इस्तेमाल होगा, पारागमन नेटवर्क मतलब सड़क और समुद्र, सब तो आ गया इसमें, सिर्फ हवाई मार्ग नहीं होगा। इसमें 2 गलियारा शामिल होंगे, पूर्वी गलियारा या भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ेगा, ठीक है। उत्तरी गलियारा या अरब की खाड़ी को यूरोप से जोड़ेगा, मतलब कि ये पूर्व आ रहा है इधर, ठीक है, पूर्व की तरफ जा रहा है, सॉरी ये पूर्व की तरफ आ रहा है भारत की तरफ ना, ये ईस्टर्न साइड आ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, उत्तर की तरफ जा रहा है। तो सेंटर कौन बन रहा है? अरब, ठीक है, इतना याद रखिएगा, अरब की खाड़ी से यूरोप को जोड़ेगा। तो उद्देश्य क्या है? एक विश्वसनीय व लागत प्रभावी सीमा पार जहाज रेल पारागमन नेटवर्क का निर्माण करना, या भारत, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल और यूरोप के बीच वस्तु एवं सेवाओं के पारागमन व्यापार को सक्षम बनाएगा। तो वस्तु व्यापार होते हैं उनके सक्षम बनाएगा। रेल लाइंस को बिछाने के अलावा इस परियोजना के भागीदारों के अन्य उद्देश्य हैं विद्युत और डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए केबल बिछाना तथा जहाज हाइड्रोजन के निर्यात के लिए पाइपलाइंस बिछाना, ठीक है। अब इस बॉक्स में देख लेते हैं कि भारत के लिए IMEC का महत्व क्या है। इसमें भारत और यूरोप के बीच व्यापार में लगभग 40% तक वृद्धि होने की संभावना है, कि भारत का व्यापार बढ़ जाएगा, भारत अपनी चीजों को भेजेगा तो आसानी से भेजेगा। इससे लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी, जो मैंने आपको बताया था, लागत में, क्योंकि रास्ता छोटा मिल रहा है, ठीक है, टैक्स में थोड़ा कमी आएगी, नहीं तो जब लंबा घूम के ज्यादा कई देशों को टैक्स देके जाना पड़ता था। साथ ही भारत और अन्य देशों के बीच वस्तु एवं सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इससे भारत की एक्ट वेस्ट नीति को मजबूती मिलेगी, ठीक है। फिर आते हैं इसमें अगला टॉपिक क्या है। इस परियोजना के भागीदारों के अनुदेश हैं विद्युत और डिजिटल, जो बता चुके हैं। फिर वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिए सोसाइटी PG2 का हिस्सा है। PG2 की घोषणा 2021 में यूनाइटेड किंगडम में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में की गई थी। अब PG2 क्या देखते हैं। इसमें चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। PGI के तहत अन्य परियोजना ट्रांस अफ्रीकी कॉरिडोर है, ठीक है। अब इसमें PG2 आपको बताया गया, PG2 हाँ, PG2 में है कि वैश्विक संरचना और निवेश के लिए साझेदारी, मतलब कि पूरे जो वर्ल्ड को जोड़ने की बात है इसमें। अब IMEC का महत्व क्या है, इसको इतना देखने की इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना हेडिंग देख लेते हैं। वैश्विक व्यवस्था का झुकाव यूरेशिया की ओर करने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी, व्यापार सुविधा और पहुंच होगी,
क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में वृद्धि होगी, आर्थिक एकीकरण होगा, राजनयिक सहयोग और भू राजनीतिक स्थिरता होगी। ये आईएएस प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, मेंस में है बस खाली। सुरक्षित क्षेत्रीय पूर्ति श्रृंखला की स्थापना होगी, सतत विकास होगा। अब यहाँ पे आते हैं कि 2 कॉरिडोर बने थे, चाइना का बना था BRI, ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बना था, IMEC भारत का है। अब दोनों में क्या है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनमें से ये देखना है कि किसमें ज्यादा फायदा हो रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा इटली ने इसको कैंसिल कर दिया था, यहाँ पे जब अरब में आई थी, नहीं इंडिया में G20 में आई थी। इसमें कहा गया है कि यदि उद्देश्यों की दृष्टि से देखें तो दोनों अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं का समान उद्देश्य है। वो भी अपने यूरोप में सामान बेचना चाहता है, भारत भी अपना यूरोप में सामान बेचना चाहता है। आकार की दृष्टि से चीन का न्यू सिल्क रूट अपेक्षाकृत बड़ा है। चाइना ने कहां से लिया था, पाकिस्तान होकर लिया था। BRI को 2013 में आरंभ किया गया था। चीन ने 150 से अधिक देशों और 30 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ BRI सहयोग दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही इसके तहत 3000 से अधिक परियोजनाएं बनाई गई हैं। BRI की तुलना में IMEC की अपेक्षित लाभ क्या है? इसका जो डिजाइन है चीन का, वो केंद्रीकृत तरीके से चीन द्वारा डिजाइन किया गया है BRI का। IMEC का, जिसका जो भारत का है, इसका डिजाइन कौन किया है? यह परियोजना सभी भागीदार देशों के साथ सहयोगात्मक विचार विमर्श पर आधारित है। मतलब इसमें खाली भारत ने ही अपनी प्रभुसत्ता नहीं दिखाई है, इसमें सभी देशों ने मिलकर किया है, तो सभी देशों का लाभ है। लाभ क्या है? यह क्षेत्र में सभी देशों को साझा लाभ है, मतलब इसमें कंबाइंड प्रॉफिट है। चीन में क्या है, यह मुख्य रूप से चीन के हितों को पूर्ति करती है। चीन इसमें अपनी मोनोपोली चलाएगा। एम्प्लॉयमेंट क्या है? यह पहल स्थानीय आबादी के लिए रोजगार पैदा करने पर बल देती है। यह मुख्य रूप से चीन की कंपनियों के लिए रोजगार पैदा करती है। अब BRI में क्या है कि ये मोनोपोली देती है, किसकी? चाइना की। IMEC में क्या है, ये मोनोपोली नहीं है, ये सभी देशों को सहयोग दे रही है, ठीक है। अब अगला आते हैं इसमें कि लोन फैसिलिटी क्या होगी। ये कह रहा भागीदार देशों को ऋण जाल में फंसाने के कारण इस पहल की आलोचना की जाती रही है। क्यों? क्योंकि BRI में सबसे ज्यादा फंडिंग कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है। IMEC में क्या है कि सभी देशों की बराबर फंडिंग है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें बताता सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय ऋण पद्धतियों का अनुसरण करने का प्रस्ताव किया गया है, ठीक है। सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय ऋण पद्धतियों का कि भाई सबसे अच्छा से अच्छा सबको लाभ मिल सके। अब इसमें चुनौतियां और ध्यान देने के पहलू कौन है? परियोजना से जुड़े क्षेत्र, जटिल भू राजनीति, मौजूदा प्रतिद्वंदता, तो ये सब मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। अब ये आते हैं, देखिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मध्य पूर्व में भारत की रुचि बढ़ने के कारण सुरक्षा स्थितियों का बेहतर होना, राजनीतिक स्थिरता का बढ़ना, इस क्षेत्र में राष्ट्रों के बीच कूटनीतिक समझौते होने, राजनीतिक स्थिरता स्थापित होने, क्षेत्रों में सत्ता के 3 ध्रुवों इजराइल, ईरान और सऊदी अरब के साथ भारत का मजबूत संबंध करने में स्थिति में होना। भू राजनीतिक हित क्या है? मध्य पूर्व से भारत का सामरिक हित जुड़े हुए हैं। इससे अग्रलिखित कारण है मध्य पूर्व का महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों के निकट होना तथा आतंकवाद और उग्रवाद के खतरों से निपटने के लिए भूमिका। ऊर्जा सुरक्षा, मध्य पूर्व भारत में ऊर्जा संसाधन विशेष रूप से तेल और प्राकृतिक गैस आयात का प्रमुख स्रोत है। मध्य पूर्व भारत। डायस्पोरा क्या है? मध्य पूर्व खाड़ी देशों में 8 मिलियन और अधिक भारतीय मूल के लोग कार्य कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए समझौता भी है। मध्य पूर्व में कार्यरत भारतीय श्रम बल प्रति वर्ष $50 मिलियन से अधिक धन विप्रेषित करता है। अच्छा, इस क्षेत्र के देशों के साथ भारत ने मजबूत द्विपक्षीय समझौते किए हैं। इनमें कतर के साथ रक्षा समझौता तथा संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ओमान एवं इजराइल के साथ खुफिया जानकारी तथा साझा करने संबंधी समझौते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़ाएंगे।